नमस्कार साथियों, हिंदी रचनाओं के चैनल साहित्य संदूक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाओं को पढ़ते एवं सुनते हैं। इसी क्रम में अभी हम पढ़ रहे हैं श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी, जो कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। हमने अपने चैनल हिंदी नेटशाला पे गोदान पढ़ा, इसके बाद हमने मैला आंचल पढ़ा, आपका बंटी पढ़ा। सब में देखा कि घटनाएं विशेष हैं, लेकिन इस उपन्यास की विशेषता ही यह है कि इसकी हर पंक्ति विशेष है। ठीक है, क्योंकि ये एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। हर पंक्ति में आपको व्यंग्य देखने को मिलेगा। घटनाएं तो आम सी हो सकती हैं, लेकिन इसकी जो भाषा शैली है वह उसे खास बना देती है। इसीलिए तो इसे हम पढ़ रहे हैं और इसीलिए यह हिंदी पाठक वर्ग के बीच आलोचना का भी विषय बना और प्रशंसा का भी पात्र यही उपन्यास रहा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रासंगिकता कम होने के बजाय समाज में उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है ना। तो दोनों दृष्टियों से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी, और अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे तो भी अगर हम हिंदी भाषा को पढ़ने सुनने वाले हैं तो इस उपन्यास को पढ़ा जाना ही चाहिए। इसीलिए इसी उद्देश्य से आपके समक्ष से प्रस्तुत कर रही हूँ और आप भी उसी उत्साह के साथ मुझे भी प्रोत्साहित करेंगे लाइक और कमेंट के माध्यम से, ऐसी मैं आपसे आशा भी करती हूँ। अब हमने देखा पहला दृश्य हमारा ट्रक का था, दूसरा दृश्य भी मैंने आपको बता दिया था, दूसरा दृश्य थाने का था। तीसरे दृश्य में हम क्या देख रहे हैं? तीसरे दृश्य में हम छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज, आप ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज का जो दृश्य है उसे देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा कि एक विद्यार्थी मासाब से, यानी मोतीराम मासाब से, मासाब भी लिखा, मासाबी गांव में बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व को पूछना चाहता है। लेकिन उनके मन मस्तिष्क में, जैसे शिक्षक हैं तो उनके मन मस्तिष्क में शिक्षा वाली कोई बात नहीं है, बल्कि उनके मन मस्तिष्क में उनकी जो अन्य जो व्यवसाय है, आटा चक्की का व्यवसाय है, उससे संबंधित बातें घूम रही हैं। और क्लास में भी वो घुमा फिरा कर सब प्रश्नों में, सब बातों में आटा चक्की का जिक्र ले आते हैं। इन्हीं सब के बीच अंतिम बार वह विद्यार्थी पूछता है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व निकालने का तरीका क्या है? बे जल्दी से बोले, वही तो बता रहा था। अब आगे देखते हैं। उनकी निगाह खिड़की के पास सड़क पर ईख की गाड़ियों से 3 फीट ऊपर जाकर उससे भी आगे क्षितिज पर अटक गई। कुछ साल पहले चिरंतन भावविष्ट पोज वाले कवियों की तरह वह कहते रहे, मशीन तो पूरे इलाके में वह एक ही थी, लोहे की थी, पर शीशे जैसी झलक दिखाती थी। अचानक उन्होंने दर्जे की ओर, दर्जा यानी क्लास, अचानक उन्होंने दर्जे की ओर सीधे देखकर कहा, तुमने क्या पूछा था? लड़के ने अपना सवाल दोहराया, पर उसके पहले ही उनका ध्यान दूसरी ओर चला गया था। लड़के ने भी कान उठाकर सुना। बाहर ईख चुराने वाले और ईख बचाने वालों की गालियों के ऊपर, चपरासी के ऊपर पड़ने वाली प्रिंसिपल की फटकार के ऊपर, म्यूजिक क्लास से उठने वाली हारमोनियम की म्याव म्याव के ऊपर अचानक भग 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 की आवाज होने लगी थी। मास्टर मोतीराम की चक्की चल रही थी, यह उसी की आवाज थी, या यूं कहें कि यही असली आवाज थी। अन्न वस्त्र की कमी की चीख पुकार, दंगे फसाद की चीत्कार, इन सब के तर्क के ऊपर सच्चा नेता जैसे सिर्फ अपने आत्मा की आवाज सुनता है, वैसे ही आत्मा की आवाज सुनता और कुछ नहीं सुन पाता, वैसे ही मास्टर मोतीराम के साथ हुआ। उन्होंने और कुछ नहीं सुना, सिर्फ सुना तो क्या सुना, भग 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 भग, जो कि किसकी आवाज़ थी? मोटर की, जो वो चक्की चल रही थी उसकी आवाज़ थी। वे दर्जे से भागे, यानी क्लास से ही निकल के भागे। लड़कों ने कहा, क्या हुआ मास्टर साहब, अभी घंटा नहीं बजा है? वे बोले, लगता है मशीन ठीक हो गई, देखें कैसे चलती है। वे दरवाजे तक गए, फिर अचानक वहीं से घूम पड़े। चेहरे पर दर्द जैसा फैल गया था, जैसे किसी ने जोर से चुटकी काटी हो। वे बोले, किताब में पढ़ लेना, आपेक्षिक घनत्व का अध्याय जरूरी है। उन्होंने लार घूंटी, रुक कर कहा, इम्पोर्टेंट है। कहते ही उनका चेहरा फिर खिल गया। भग 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 कर्तव्य बाहर के जटिल कर्म क्षेत्र में उनका आवाहन कर रहा था। लड़कों और किताबों का मोह उन्हें रोक न सका, वे चल दिए।
अब देखिए व्यंग्य इस वाली लाइन में है कि जैसे सच्चा नेता आत्मा की आवाज़ सुनता, दुनिया की जनता की परेशानियों को वो नहीं सुनता। इसमें भी व्यंग्य है। दिन के 4 बजे प्रिंसिपल साहब अपने कमरे से बाहर निकले। दुबला पतला जिस्म, उसके कुछ अंश खाकी हाफ पैंट और कमीज से ढके थे। पुलिस सार्जेंटों वाला बैंत बगल में दबा था, पैर में सैंडल। कुल मिलाकर काफी चुस्त और चालाक दिखते हुए और जितने थे उससे ज्यादा अपने को चुस्त और चालाक समझते हुए वो चल रहे थे। उनके पीछे हमेशा की तरह कॉलेज का क्लर्क चल रहा था। प्रिंसिपल साहब की उससे गहरी दोस्ती थी। वे दोनों मास्टर मोतीराम के दर्जे के पास से निकले। दर्जा अस्तबल नुमा इमारत में लगा था। दूर से ही दिख गया कि उसमें कोई मास्टर नहीं है। एक लड़का नीचे जांग तक फटा हुआ पायजामा पहने मास्टर की मेज पर बैठा हुआ रो रहा था। प्रिंसिपल को पास से गुजरता देखकर और जोर से रोने लगा। उन्होंने पूछा, क्या बात है, मास्टर साहब कहाँ गए? अब लड़का वह खड़ा होकर रोने लगा। एक दूसरे लड़के ने कहा, ये मास्टर मोतीराम की क्लास है। फिर प्रिंसिपल को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मास्टर साहब कहाँ गए। क्लर्क ने कहा, सेकंड हैंड मशीन 24 घंटे की निगरानी मांगती है। कितनी बार मास्टर मोतीराम से कहा कि बेच दो इस आटा चक्की को, पर कुछ समझते ही नहीं। मैं खुद एक बार 1500 रुपए देने को तैयार था। प्रिंसिपल साहब ने क्लर्क से कहा, छोड़ो इस बात को, उधर के दर्जे से मालवीय जी को बुला लाओ। क्लर्क ने एक लड़के से कहा, जाओ उधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। थोड़ी देर में एक भला सा दिखने वाला नौजवान आता हुआ नजर आया। प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर से ही देखते ही चिल्ला कर कहा, भाई मालवीय, यह क्लास भी देख लेना। मालवीय नजदीक आकर छप्पर का एक बांस पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, एक ही पीरियड में 2 क्लास कैसे ले सकूंगा? रोने वाला लड़का रो रहा था। क्लास के पीछे कुछ लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। बाकी इन लोगों के पास कुछ इस तरह भीड़ की शक्ल में खड़े हो गए जैसे चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया हो। प्रिंसिपल साहब ने आवाज तेज करके कहा, ज्यादा कानून न छांटो। जब से तुम खन्ना के साथ उठने बैठने लगे हो तुम्हें हर काम में दिक्कत मालूम होती है। मालवीय प्रिंसिपल साहब का मुंह देखता रह गया। क्लर्क ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय। एक बस बिगड़ जाती है तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठा दी जाती हैं। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में ले लो और जाकर बैठा लो। मालवीय ने मीठी आवाज में कहा, पर यह तो 9वां दर्जा है और मैं वहां 7वें दर्जे को पढ़ा रहा हूं। प्रिंसिपल साहब की गर्दन मुड़ गई। समझने वाले समझ गए कि अब उनके हाथ हाफ पैंट की जेबों में चले जाएंगे और वे चीखेंगे। वही हुआ। वे बोले, मैं सब समझता हूं, तुम भी खन्ना की तरह बहस करने लगे हो। मैं 7वें और 9वें का फर्क समझता हूं। ठीक है, हम का प्रिंसिपल ही करे ना सिखा भैया। जौनो हुक्म है तौनो चुप करी आउट करो, समझे कि नहीं? प्रिंसिपल साहब पास के ही गांव के रहने वाले थे। दूर दूरों के इलाकों में भी अपने 2 गुणों के लिए विख्यात थे। क्या 2 गुण है प्रिंसिपल साहब के? एक तो खर्च का फर्जी नक्शा बनाकर कॉलेज के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी पैसा खींचने के लिए प्रसिद्ध थे, और दूसरा गुस्से की चरम दशा में स्थानीय अवधि बोली का इस्तेमाल करने के लिए। जब वे फर्जी नक्शा बनाते थे तो बड़ा सा बड़ा ऑडिटर भी उसमें कलम ना लगा सकता था, अर्थात कमी नहीं निकाल सकता था। और जब वे अवधि बोलते थे तो बड़े से बड़ा तर्कशास्त्री भी उनकी बात का जवाब न दे सकता था। यानी कॉलेज का जो मास्टर है वो क्या कर रहा है? वो आटा चक्की चला रहा है। मास्टर तो नहीं कहना चाहिए, इंटरमीडिएट कॉलेज है कह लो चलो। तो वो जो भी लेक्चरर साहब है वो तो आटा चक्की चला रहे हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या गुण है? वो 2 गुण आपको भी बता ही दिए। एक तो फर्जी कागज बना के सरकारी पैसा ऐंठना, और दूसरा गुस्से में अवधि का प्रयोग करना। ठीक, अब क्या होता है? मालवीय सिर झुकाकर वापस चला गया। प्रिंसिपल साहब ने फटे पायजामे वाले लड़के की पीठ पर एक बेंत झाड़ कर कहा, जाओ उसी दर्जे में जाकर सब लोग चुपचाप बैठो। जरा भी सांस ली तो खाल खींच लूंगा। लड़के के चले जाने पर क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा, चलिए अब खन्ना मास्टर का भी नजारा देख लें। अब आप कॉलेज के स्टाफ से अच्छे से परिचित हो गए। सबसे जरूरी, कॉलेज का नाम है छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज शिपालगंज। ठीक है, प्रिंसिपल साहब की विशेषता आपने जान ली, क्लर्क को भी आपने जान लिया, मालवीय जी से परिचित हो गए, उससे पहले मोतीलाल जी मास्टर से परिचित हो गए, अब खन्ना से भी परिचित हुई है। खन्ना मास्टर का असली नाम खन्ना था, वैसे ही जैसे तिलक, पटेल, गांधी, नेहरू आदि हमारे यहाँ जाति के नहीं बल्कि व्यक्ति के नाम हैं। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की ही सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीन कर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास कुछ नहीं रह जाता।
और कुछ रह ही नहीं जाता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरर थे। अब ये क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तब तक आप कुछ और कर लो। आजकल के बच्चे हैं ना, उनको फ़ोन चाहिए होता है। एक्चुअली बच्चों की भी गलती नहीं है, स्कूल के जितने भी मैसेज और जो भी आता है ना, वो सब ऑनलाइन ही वो लोग भेजते हैं, तो बच्चे, खैर ये सब छोड़िए। अब आपको क्या याद रखना है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से खन्ना साहब कौन से सब्जेक्ट के लेक्चरर थे। ठीक है, आजकल कुछ भी पूछा जाता है। आदमी का नाम बना देने से जाति के पास कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरर थे, पर इस वक्त इंटरमीडिएट के एक दर्जे में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। वे दांत पीस कर कह रहे थे, हिंदी में तो बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां लिखा करते हो, पर अंग्रेजी में कोई जवाब देते हुए मुंह घोड़े जैसा लटक जाता है। एक लड़का दर्जे में सिर लटकाए खड़ा था। वैसे तो घी दूध की कमी और खेलकूद की तंगी से हर औसत विद्यार्थी मरियल घोड़े जैसा दिखता है, पर इस लड़के की मुंह की बनावट कुछ ऐसी थी कि बात इसी पर चिपक कर रह गई थी। दर्जे के लड़के जोर से हंसे। खन्ना मास्टर ने अंग्रेजी में पूछा, बोलो मेटाफर का क्या अर्थ है। लड़का वैसे ही खड़ा रहा। कुछ दिन पहले इस देश में यह शोर मचा था कि अपड़ा आदमी बिना सींग पूंछ का जानवर होता है ना। वो है ना, इसका संस्कृत का एक श्लोक भी है ऐसा, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। चलिए, आदमी बिना सींग पूंछ का जानवर होता है। उस हल्ले में अपड़ आदमियों के बहुत से लड़कों ने देहात में हल और कुदालें छोड़ दी और स्कूलों पर हमला बोल दिया। हजारों की तादाद में आए हुए ये लड़के स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को बुरी तरह से घेरे हुए थे। शिक्षा के मैदान में भब्बड़ मचा हुआ था। क्या शब्द यूज किया है, भब्बड़। मैंने आपसे कहा ना कि इस उपन्यास को पढ़ने में मजा है। कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन लिखा इतने विशेष तरीके से, बस वही से विशेष बना रहा है। अब कोई यह प्रचार करता हुआ नहीं दिख पड़ता था कि अपड़ आदमी जानवर की तरह, बल्कि दरबी आवाज से यह कहा जाने लगा था कि ऊंची तालीम उन्हीं को लेनी चाहिए जो उसके लायक हों। इसके लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इस तरह से घुमा फिराकर इन देहाती लड़कों को फिर से हल्की मूठ पकड़ाकर खेत में छोड़ देने की राय दी जा रही थी, पर हर साल फेल होकर, दर्जे में सब तरह की डांट फटकार झेलकर और खेती की महिमा पर नेताओं के निर्जरपंथी बयान सुनकर वे लड़के हल और कुदाल की दुनिया में वापस जाने को तैयार ही न थे। बिक्कन खजूरों की तरह स्कूल से चिपके हुए थे और किसी भी कीमत पर उससे चिपके रहना चाहते थे। घोड़े के मुंह वाला यह लड़का भी इसी भीड़ का एक अंग था। दर्जे में उसे घुमा फिरा कर रोज रोज बताया जाता था कि जाओ बेटा, जाकर अपनी भैंस धो, अपने बैलों की पूंछ उमेटो। शैली और कीट्स तुम्हारे लिए नहीं है। शैली और कीट्स कौन है? ये अंग्रेजी राइटर है ना। पर बेटा अपने बाप से कई शताब्दी आगे निकल चुका था और इन इशारों को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसका बाप आज भी अपने बैलों के लिए 12वीं शताब्दी में प्रचलित गंडासे से चारा काटता था। उस वक्त लड़का एक मटमैली किताब में अपना घोड़े जैसा मुंह छिपाकर 20वीं शताब्दी के कलकत्ते की रंगीन रातों पर गौर करता रहता था। इस हालत में वह कोई परिवर्तन झेलने को तैयार नहीं था, यानी कि कोई पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही थी, कुछ और ही पढ़ा जा रहा था। इसलिए वह मेटाफेर का मतलब नहीं बता सकता था और न अपने मुंह की बनावट पर बहस करना चाहता था। कॉलेज के हर औसत विद्यार्थी की तरह यह लड़का भी पोशाक के मामले में बेतकल्लुफ था। इस वक्त वह नंगे पांव एक ऐसी धारीदार कपड़े का मैला पायजामा पहने हुए खड़ा था जिसे शहर वाले प्राय स्लीपिंग सूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह गहरे कत्थई रंग की मोटी कमीज पहने था जिसके बटन टूटे थे, सिर पर रूखे और कड़े बाल थे, चेहरा बिना धुला हुआ और आंखें गिचपिची थी। चिपचिपी नहीं थी, कैसी थी? गिचपिची। क्या शब्द है, भब्बड़, गिचपिची। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही गांव का कुछ देख रहे हो। देखते ही लगने लगा कि वह किसी प्रोपेगेंडा के चक्कर में फंसकर कॉलेज की ओर भाग आया है। लड़के ने पिछली साल किसी सस्ती पत्रिका से एक प्रेम कथा नकल करके अपने नाम से कॉलेज की पत्रिका में छपवा दी थी। खन्ना मास्टर उसकी इसी ख्याति पर कीचड़ उछाल रहे थे। उन्होंने आवाज बदल कर कहा, कहानीकार जी कुछ बोलिए तो, मेटाफर क्या चीज होती है? लड़के ने अपनी जांघें खुजलानी शुरू कर दी।
मुंह को कई बार टेढ़ा मेढ़ा करके वह आखिर बोला, जैसे महादेवी जी की कविता में वेदना का मेटाफर आता है। खन्ना मास्टर ने कड़क कर कहा, शट अप, ये अंग्रेजी की क्लास है। लड़के ने जांघें खुजलानी बंद कर दी। वे खाकी पतलून और नीले रंग का बुशर्ट पहने हुए थे, आंखों पर सिर्फ चुस्त दिखने के लिए काला चश्मा लगाए थे। कुर्सी के पास से निकलकर वे मेज के आगे आ गए। अपने कूल्हे का एक संक्षिप्त भाग उन्होंने मेज से टिका लिया। लड़के को वे कुछ और कहने जा रहे थे, तभी उन्होंने क्लास के पीछे दरवाजे पर प्रिंसिपल साहब को घूरते हुए पाया। उन्हें बरामदे में खड़े हुए क्लर्क का कंधा भर दिख पड़ा। वे मेज का सहारा छोड़कर सीधे खड़े होकर बोले, जी शैली की एक कविता पढ़ा रहा था। प्रिंसिपल ने एक शब्द पर दूसरा शब्द लुढ़काते हुए तेजी से कहा, पर आपकी बात कौन सुन रहा है? ये लोग तो तस्वीरें देख रहे हैं। वे कमरे के अंदर आ गए। बारी बारी से दो लड़कों की पीठ में उन्होंने अपने बैत चुभाया। वे उठकर खड़े हो गए। एक गंदे पायजामे, बुशर्ट और तेल बहाते हुए बालों वाला चीकटदार लड़का था। गंदे पजामे, बुशर्ट और तेल बहाते हुए बालों वाला चीकटदार लड़का था। दूसरा घुटे सिर, कमीज और अंडरवियर पहने हुए पहलवानी धजका। प्रिंसिपल साहब ने उनसे कहा, यही पढ़ाया जा रहा है? झुककर उन्होंने पहले लड़के की कुर्सी से एक पत्रिका उठा ली। यह सिनेमा का साहित्य था। एक पन्ना खोलकर उन्होंने हवा में घुमाया। लड़कों ने देखा किसी विलायती औरत के उरोज तस्वीर में फड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने पत्रिका जमीन पर फेंक दी और चीख कर अवधि में बोले, यही पढ़ रहे हो? उरोज मतलब कि उसका हृदय प्रदेश। कमरे में सन्नाटा छा गया। महादेवी की वेदना का प्रेमी मौका ताक कर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। प्रिंसिपल साहब ने क्लास के एक छोर से दूसरे छोर पर खड़े हुए खन्ना मास्टर को ललकार कर कहा, आपके दर्जे में डिसिप्लिन की यह हालत है? क्या कहते हैं वो, कि आपके दर्जे में डिसिप्लिन की यह हालत है? लड़के सिनेमा की पत्रिकाएं पढ़ते हैं और आप इसी बूते पर जोर डलवा रहे हैं कि आपको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए। इसी तमीज से वाइस प्रिंसिपल ही कीजिएगा भैया। यही हाल रही तो वाइस प्रिंसिपल ही तो अपने घर रही। 5 साल की जुलाई में डगर डगर घूमिया। कहते कहते अवधि के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा उनके शरीर में एक ओर घुसकर दूसरी ओर से निकल गई। फिर खड़ी बोली पर आ गए, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? असली बात है डिसिप्लिन। समझे मास्टर साहब? यह कहकर प्रिंसिपल उमर खय्याम के हीरो की तरह मैं पानी जैसा आया था और आंधी जैसा जाता हूं की अदा में चल दिए। यह कहकर प्रिंसिपल उमर खय्याम कवि हैं, तो उनका ही एक पंक्ति है, उसी को यहाँ लिखा है कि मैं पानी जैसा आया था और आंधी जैसा जाता हूँ की अदा से चल दिए। पीछे पीछे उन्हें खन्ना मास्टर की भुनभुनाहट सुनाई दी। आप लोग जाओ, मुझे टाइम लगेगा। वे कॉलेज के फाटक से बाहर निकले। सड़क पर पतलून कमीज पहने हुए एक आदमी आता हुआ दिख पड़ा। साइकिल पर थे। पास से जाते जाते उसने प्रिंसिपल साहब को और प्रिंसिपल साहब ने उसे सलाम किया। उसके निकल जाने पर क्लर्क ने पूछा, यह कौन चिड़ी मार है? मलेरिया इंस्पेक्टर है, नया आया है। बीडीओ का भांजा लगता है, बड़ा फितरती है। मैं कुछ बोलता नहीं, सोचता हूँ कभी काम आएगा। क्लर्क ने कहा, आजकल ऐसे ही चिड़ी मारों से काम बनता है। कोई शरीफ आदमी तो कुछ करके देता ही नहीं। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप सड़क पर चलते रहे। प्रिंसिपल ने अपनी बात फिर से शुरू की, हर आदमी से मेल जोल रखना जरूरी है। इस कॉलेज के पीछे गधे तक को बाप कहना पड़ता है। क्लर्क ने कहा, सो तो देख रहा हूँ, दिन भर तो आपको यही करते बीतता है। वे बोले, बताइए, मुझसे पहले भी यहाँ 5 प्रिंसिपल रह चुके हैं। कौनो बनाए पावा इतनी बड़ी पक्की इमारत? वे प्रकृतिस्थ होते बोले, यहाँ सामुदायिक केंद्र बनवाना मेरा ही बूता था कि नहीं? क्लर्क ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। थोड़ी देर में वे चिंतापूर्वक बोले, मैं इसी टिप्पस में हूं कि कोई चंडुल फंसे तो इमारत के एक आध ब्लॉक और बनवा डाले जाएं। क्लर्क चुपचाप साथ साथ चलता रहा। अचानक ठिठक कर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल साहब भी रुक गए। क्लर्क बोला, 2 इमारतें बनने वाली हैं। प्रिंसिपल ने उत्साह से गर्दन उठाकर कहा, कहाँ? एक तो अछूतों के लिए चमड़ा कमाने की इमारत बनेगी, घोड़ा डॉक्टर बता रहा था। दूसरे अस्पताल के लिए हैजे का वार्ड बनेगा, वहां जमीन की कमी है। कॉलेज के आसपास टिप्पस से ये इमारतें बनवा लें, फिर धीरे धीरे से हथिया लेंगे। प्रिंसिपल साहब निराशा से सांस छोड़कर आगे चल पड़े। कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था इनमें टिप्पस नहीं बैठेगा। टिप्पस यानी जुगाड़।
कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। सड़क के किनारे एक आदमी 2-4 मजदूरों को इकट्ठा करके उन पर बिगड़ रहा था। प्रिंसिपल साहब उनके पास खड़े हो गए। 2-4 मिनट उन्होंने समझने की कोशिश की कि वह आदमी क्यों बिगड़ रहा है। मजदूर गिड़गिड़ा रहे थे। प्रिंसिपल ने समझ लिया कोई खास बात नहीं है, मजदूर और ठेकेदार सिर्फ अपने रोज रोज के तरीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं और बातचीत में जिद पैदा हो गई है, जिच पैदा हो गई है। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, जाओ रे, अपना अपना काम करो, ठेकेदार साहब से धोखाधड़ी की तो जूता पड़ेगा। मजदूरों ने प्रिंसिपल साहब की ओर कृतज्ञता से देखा। फुर्सत पाकर वे अपने अपने काम में लग गए। ठेकेदार ने प्रिंसिपल से आत्मीयता के साथ कहा, सब बेईमान हैं, जरा सी आंख लग जाए तो कान का मैल तक निकाल के ले जाएं। ड्योढ़ी मजदूरी मांगते हैं और काम का नाम सुनकर काखने लगते हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा, अरे सब तरफ यही हाल है भैया, हमारे यहाँ ही लीजिए, कोई मास्टर पढ़ाना थोड़े ही चाहता है, पीछे पढ़ा रहता हूँ तब जाके कहीं। वह आदमी ठठाकर हंसा, बोला, मुझे क्या बताते हैं, यही करता रहता हूँ, सब जानता हूँ। रुककर उससे पूछा, इधर कहाँ जा रहे थे? जवाब क्लर्क ने दिया, वैद्य जी के यहाँ चेकों पर दस्तखत करवाना है। करा लाइए। उसने प्रिंसिपल को खिसकने का इशारा दिया। जब वे चल दिए तो उसने पूछा, और क्या हाल चाल है? प्रिंसिपल रुक गए, बोले, ठीक ही है, वहीं खन्ना वन्ना लिबिर सिबिर कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों के और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते घूम रहे हैं। उसने जोर से कहा, आप फिक्र न कीजिए, ठाठ से प्रिंसिपली किए जाइए, उनको बता दीजिएगा कि प्रोपेगेंडा का जवाब है डंडा। तो ये ठेकेदार क्या कह रहा है? प्रोपेगेंडा का जवाब है डंडा। कह दीजिएगा कि ये शिपालगंज है, ऊंचा नीचा देख कर चलें। प्रिंसिपल साहब अब आगे बढ़ गए तो क्लर्क बोला, ठेकेदार साहब को भी कॉलेज कमेटी का मेंबर बनवा लीजिए, काम आएंगे। प्रिंसिपल साहब सोचते रहे। क्लर्क ने कहा, 4 साल पहले की तारीख में संरक्षक वाली रसीद काट देंगे, प्रबंध कमेटी में इनका भी होना जरूरी है, तब ठीक रहेगा। प्रिंसिपल साहब ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। कुछ रुक कर बोले, वैद्य जी से बात की जाएगी, ये ऊंची पॉलिटिक्स की बात है, हमारे तुम्हारे कहने से क्या होगा। एक दूसरा आदमी साइकिल पर जाता हुआ दिखा। उसे उतरने का इशारा करके प्रिंसिपल साहब ने कहा, नंदापुर में चेचक फैल रही है और आप यहाँ झूला दबाए हुए शायरी कर रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर पूछा, कब से? मुझे तो कोई इत्तला नहीं। प्रिंसिपल साहब ने भौहें टेढ़ी करके कहा, तुम्हें शहर से फुर्सत मिले तो इत्तला हो, चुपचाप वहां जाकर टीके लगाओ, नहीं तो शिकायत हो जाएगी, कान पकड़कर निकाल दिए जाओगे या टेरिलीन की बुशट रखी रह जाएगी। वह आदमी घिघियाता हुआ आगे बढ़ गया। प्रिंसिपल साहब क्लर्क से बोले, यहाँ पब्लिक हेल्थ के एडीओ हैं, जिसकी दुम में अफसर जुड़ गया, समझ लो अपने को अफलातून समझने लगा है। जिसकी दुम में अफसर जुड़ गया यानी अफसर से जिसकी जानकारी है ना, तो वही अफलातून समझने लगा है। ये भी ना जाने अपने को क्या लगाते हैं, राह से निकल जाते हैं, पहचानते तक नहीं। मैंने भी सोचा बेटा को झाड़ दिया जाए। क्लर्क ने कहा, मैं जानता हूँ, यह भी एक ही चिड़ी मार है। इसके बाद दृश्य नंबर 4 आएगा और जहाँ तक मैं समझती हूँ ये आपको इस कहानी के एक बहुत प्रमुख पात्र ना, आप कहेंगे कि ये तो उपन्यास है, कहानी कैसे? उपन्यास में भी एक कहानी होती है। प्रमुख पात्र वैद्य जी से परिचित करवाएंगे कल। तब तक बना रहिएगा। भाषा शैली कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप राय लिखिएगा। जो कुछ भी आपको अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं या आपके गांव में भी ऐसा होता है, जो कुछ भी आप कहना चाहें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से हमारा पहला चैनल है हिंदी नेटशाला, उसकी प्लेलिस्ट आपके लिए बिल्कुल अपडेट तैयार है आपके सिलेबस के अनुसार, तो कृपया करके प्लेलिस्ट चेक करिएगा। इसके अलावा वहाँ पर मैला आंचल, गोदान जैसे उपन्यास पढ़ने हो, और भी बहुत रचनाएं हैं। जितनी भी रचनाएं फेमस हैं वो सिलेबस में लगी होती हैं, जो सिलेबस में लगी होती हैं वो हिंदी नेटशाला पे उपलब्ध हैं। जो वहाँ उपलब्ध नहीं है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलती हूँ पुनः आपसे। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, और ये तो ऐसा वीडियो है जिसे आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी से प्रतियोगी परीक्षा ही दे रहा हो, नहीं, जो भी हिंदी की किताबें पढ़ना सुनना चाहते हैं उनको शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।